साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं EMRS जो TGT की जो पोस्ट आई है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। EMRS की जो PGT की जो पोस्ट थी उसका एक व्याख्यान मैंने आपको जो है दिया था पहले। संपूर्ण जानकारी उसमें है, पूरी विस्तार से क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या ये स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सर्विस है, केंद्र सरकार में जाने का आपको सुअवसर मिल रहा है और केंद्र सरकार में जाने का आपको सुअवसर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों साथियों का फोन आ रहा था, मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइएगा। हालांकि आपको जो है यूट्यूब पर ये सब मिल जाएगा, इसलिए आज हम इसकी योग्यता इत्यादि जो चीजें हैं वो बहुत संक्षेप में करेंगे। हिंदी में 600 प्लस पोस्ट है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, बाकी सब्जेक्ट में भी है, लेकिन क्योंकि मैं संस्कृत और हिंदी का अध्येता होने के नाते इन्हीं दो सब्जेक्ट की बात आपसे किया करता हूं। प्रिय साथियों, ये जो वैकेंसी है इसको छोड़ना मत। यदि आप इस योग्यता वाला जो दायरा जो है, यदि क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है, यदि उसको आप पूर्ण करते हैं तो आपको ये जो है आपके लिए सर्विस जो है बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आइएगा, एकलव्य जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो नेस्ट जो इनकी वेबसाइट जो है, ये सारी सामग्री जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, डॉक्टर KR मैया और मैया पाठशाला चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइएगा, मैं थोड़ा संक्षेप में एक बार आपको फिर बता देता हूं। साथियों, 18 जुलाई को ये वैकेंसी आती है और इस विज्ञापन में ये लिखा है कि जो है आज से लेकर के अर्थात 18 जुलाई से लेकर के इसमें जो है 18/8 तक अर्थात 18 जुलाई से फॉर्म शुरू हुए हैं और 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली काम की चीज। बाकी मैं आपको कह रहा हूं कि यदि इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो जो PGT वाला जो वीडियो है मेरा, उसको आप देख सकते हैं और हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी वहां पर बखूबी विश्लेषित किया गया है। मैं ये कह सकता हूं कि हाल ही में ये 3-4 वर्ष में जो भी मैंने विज्ञापन देखे और हिंदी का जो पोस्ट देखी है, उसका जो सिलेबस है उसमें सबसे छोटा कोई सिलेबस है तो वो TGT का है। PGT वाला जो सिलेबस जो था थोड़ा विस्तृत था, संपूर्ण काव्य की विधाएं थी, उसमें साहित्य भी था, काव्य शास्त्र भी थी, और इवन यहां रचनाएं भी थी और व्याकरण जो है उसका पाठ भी संपूर्ण उसके अंदर समाहित था। और साथ ही पत्रकारिता, जनसंचार और अनुवाद और भाषण कला, ये संपूर्ण जो हिंदी के व्यक्ति से एक अपेक्षाएं जो होती है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम वहां पर था। लेकिन TGT में बहुत सरल जो है पाठ्यक्रम आपको दिया है। और मैं आपको कहूंगा कि यदि आप किसी भी अन्य स्टेट की भी TGT अर्थात सेकंड ग्रेड और PGT अर्थात फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान की, बिहार की, यूपी, MP, किसी भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म अवश्य लगाइएगा। कुछ योग्यता को लेकर के जो बात है उसका मैं आपको बात आगे बताने वाला हूं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आइएगा, तो ये ऑनलाइन मोड जो है उसमें आपको फॉर्म भरना है। TGT जो है उसमें 1500 रुपए आपको ये आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा है, हालांकि PGT की अपेक्षा कम है, उसमें 2000 था, इसमें 1500 है। साथियों, हॉस्टल वार्डन, यदि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये भी अवसर है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट आपको दी गई है। EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स होते हैं वो कहां पर स्थापित होते हैं, मैंने आपको बताया शेड्यूल ट्राइब में और बिल्कुल प्रकृति की गोद में होते हैं। आवासीय ये विद्यालय हैं। आवासीय का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षक, इन दोनों के लिए जो है ये विद्यालय जो है वो आवासीय हैं, इसलिए रहने खाने पीने की आपको जो है चिंता नहीं करनी है, बस इस सिलेबस की चिंता करनी है, ये जो परीक्षा पैटर्न है। और क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है, एक चीज भी अलग कुछ भी नहीं है, बस चीजें वह की वही हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर देखिएगा, एडमिट कार्ड जो है वो आपको इस साइट पर मिल जाएगा, NESTS जो साइट है, वेबसाइट, उसमें मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि ये सूचना जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है नवंबर लास्ट तक ये एग्जाम हो सकता है। और इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ये आपको अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें भी सहयोगी सिद्ध होगी, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत इसकी तैयारी कर सकते हैं। बार बार यही कहूंगा कि अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है 180 मिनट्स, ये सब चीजें जानते हैं, चलेगा 3 घंटे हैं और 150 मिनट जो है नॉन टीचिंग अर्थात जो वार्डन वाली जो पोस्ट है उसमें 150 मिनट मिलेंगे।
और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है आपके लिए। यदि आप राजस्थान से हैं तो यदि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी, एमपी से हैं, तो संबंधित राज्य में जब आप फॉर्म फिलअप करें वहां पर पूरा उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपको स्वयं नहीं जानते हैं तो ई मित्र वाले भैया की आप लोग सहायता ले सकते हैं। और वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि सेंटर जो है वो राजधानी, संबंधित राज्य की जो राजधानी है वहां पर आमतौर पर इसका जो है सेंटर आपको मिलने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी इसकी भी आपको समस्या नहीं है। अब यहां पर जो है बाकी चीजें जो है, OMR बेस्ड टेस्ट जो होगा ये होने वाला है, पेन पेपर मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रिय मित्रों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो EMRS 2023 जो TGT की जो वैकेंसी है, इसमें जो टोटल पोस्ट जो है वो तो है 6329, ये 6329 है। और उसमें TGT अर्थात सेकंड ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, ये TGT है। और सेकंड ग्रेड जो संबंधित राज्यों की होती है उससे अच्छा वेतन इसमें आपको मिलता है। सुविधाओं की दृष्टि से भी, रहना खाना पीना ये जो है आपको बड़ा अच्छा। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि ये स्कूल्स, ये विद्यालय जो हैं वो ऐसे हैं जहां पर आप उन पिछड़े वर्ग के बालकों का जीवन संवार सकते हैं। यदि वास्तव में कोई किसी को लगता है कि मैं जन्मजात और शिक्षक के रूप में रहना चाहता हूं तो आपके लिए एक सुनहरी अवसर ये जो है साबित हो सकती है। तो 5660 पोस्ट हैं टोटल TGT की, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स होंगे। और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है और फीमेल के लिए भी 334 है। अब यहां पर भी आपको एक फायदा ये हो सकता है कि यदि आप इसमें भी भरते हैं साथियों, क्योंकि इसमें एक तो एज लिमिट जो है वो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। आमतौर पर इसमें आप देखते हैं सभी कैटेगरी जो है उसमें कैटेगरी वाइज छूट तो है ही है। 35 वर्ष जो है इसकी एंट्री की डेट है, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी संबंधित यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष की इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 5 ईयर की जो है रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी। और यदि आप OBC हैं तो फिर आपको 3 ईयर। और बाकी जो है किसी भी कैटेगरी की कोई भी यदि वुमेन महिला है तो वहां पर आपको 10 साल की एक बहुत बड़ी छूट आपको मिलती है। तो मैं कई बार जो विद्यार्थी बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या हो जाती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये हो सकता है इस रूप में कि जो है इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो बहुत अच्छा है। और यदि आप पहले से EMRS में यदि कार्यरत है, यदि परमानेंट पोस्ट पे, तो फिर आप 55 वर्ष तक दे सकते हैं, कोई समस्या भी नहीं है। चलिएगा, अब यहां पर हम पोस्ट की बात करेंगे। TGT ग्रुप B इसको हम कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें PRT की पोस्ट आने वाली नहीं है, इसलिए यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप खुश हो सकते हैं कि 606 पोस्ट है हिंदी की, हिंदी विषय में 606 पोस्ट है। बहुत शानदार जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड है 248 एंड EWS 60 पोस्ट है। OBC, लेकिन इसमें आपको जो है इसका प्रमाण पत्र जो है उसका नया प्रारूप होता है, जो न्यू प्रारूप है उस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा। 163 है हिंदी में, SC में 90 है, ST में 45 है, और अदर्स जो हैं उसमें 6, और ये जो हैं ये जो हैं बाकी कैटेगरीज में अलग अलग ये डिवाइड है। इंग्लिश की जो पद हैं वो 671 है, मैथ्स के 686 है, सोशल स्टडीज जिसमें हम यहाँ सेकंड ग्रेड संबंधित राज्य में जिसको हम SS कहते हैं वही सेम सिलेबस है। बस इसमें एक बाध्यता यह है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपके पास जो है 3 साल तक ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं। साइंस की जो है 6, 7, 8 है, कुल मिलाकर के ये जो है कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं TGT, इसकी जो वेतन है वो 44,900 से 1,42,400। हमारा जो पे मैट्रिक्स होता है उसमें लेवल 7 जो है उस पर आप इसमें आते हो, और ये बहुत अच्छी सर्विस आपको सिद्ध हो सकती है। क्योंकि इसमें एक तो जो जैसे हम जो 2 इयर्स का जो प्रोबेशन की बात करते हैं वो भी उतना बाध्यता वाला नहीं है कि आपको वेतन कब मिलेगा, पहले दिन से वेतन पूरा मिलेगा। इंटरव्यू इसमें है नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है अदर TGT जो है ये पोस्ट जो है म्यूजिक आर्ट और इसमें थोड़ा अलग अलग है। हॉस्टल वार्डन का जो है वो लेवल 5 पे है, इसका 6 पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है साथियों इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है, पेन पेपर मोड पे होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स का एग्जाम ये होगा, और एक लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव जो कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है
अर्थात जो आपकी भाषा क्षमता है, जो लैंग्वेज स्किल जो है, उसको लेकर के ये 30 मार्क्स है, जिसमें 3 लैंग्वेज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मान लीजिएगा कि आपने यदि हिंदी और इंग्लिश, तो ये आप ले सकते हैं, किसी भी स्टेट वाले साथी जो हैं, हिंदी और इंग्लिश ये आप ले सकते हैं 10 + 10 अर्थात ये 20 मार्क्स तो ये हो गए। फिर जो है इसमें रीजनल लैंग्वेज है, उसकी एक लिस्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें उस रीजनल लैंग्वेज में भी सेकंड जो है आप लैंग्वेज के रूप में यदि आपने हिंदी और इंग्लिश ली और आप हिंदी लेना चाहते हैं तो इसके साथ दोबारा हिंदी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं, या संबंधित राज्य में यदि कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं तो यदि आपको लगता है कि इसमें मेरी पकड़ है तो वो आप ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बस ये जैसे आप रीट में आप लोग जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूं, उसमें जहां पर आप 2 लैंग्वेज देखते हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, तो ये फर्स्ट और सेकंड के रूप में आप हिंदी और इंग्लिश को आउट कर सकते हो। कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। जो सेकंड जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो मैं कहूंगा कि अपेक्षाकृत तो थोड़ा उसका कठिनता का जो स्तर है वह थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें ये जो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, 30 मार्क्स है, लेकिन इसमें से 4 3 12 नंबर आपको लाने हैं। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि ईच पार्ट में आपको 4 मार्क्स यहां पर लाने हैं, 4 यहां पे लाने हैं, और रीजनल लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश जो भी होगी 4 मार्क्स आपको यहां पर लाने हैं। इस पार्ट को आपको जो है इसको क्लियर करना है। चलेगा, ये बात हो गई। फिर जो है इसका ये जो प्रश्न पत्र जो है वो आपको किस प्रकार का आएगा, तो जनरल अवेयरनेस, इसमें विशेष करके जो शैक्षिक सूचनाएं हैं, ये कहूंगा कि अगले जो हैं पिछले 1 1.5 साल की, वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, या सेंट्रल की पूछेंगे इसमें विशेष करके, उसको आपको थोड़ा सा जो है पढ़ना है। ये आपको नॉलेज भी बढ़ाएगी और हमारी जानकारियां और जागरूकताएं तो हमेशा जीवन में बढ़नी ही चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है और टोटल मार्क्स 10 है इसमें। नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है, उसमें कोई बहुत बड़ा डरने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर की जो दैनिक, देखिएगा ये जो कोर्स जो इसका जो सिलेबस जो डिजाइन किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनकी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से ये होती है कि यदि मैं शिक्षक हूं तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति को कितना कंप्यूटर आना चाहिए। वहां पर आपको कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी है कि जावा, ओरेकल, फॉक्स प्रो, C++ और ये इस प्रकार की लैंग्वेज। बस छोटा सा मान लीजिएगा कि आपसे पूछ लिया गया कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, जो है इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और ये सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में आपको जानकारी करनी है। चलिएगा, तो 10 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब जगह आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड तक का उसमें होता है, तो 10 मार्क्स है और 10 ही क्वेश्चन है। अब यहां पर ये 65 मार्क्स का आपका संबंधित सब्जेक्ट होगा। मान लीजिएगा कि आपके पास हिंदी है, संस्कृत की पोस्ट भी इसमें 300 का आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है इसमें महोदय हमारे जो हैं वो ये डालना भूल गए हैं। संस्कृत वाले साथियों के लिए भी बहुत भारी संख्या में पोस्ट है, 300 का आसपास पोस्ट है, और उसको मैं पूरा जो है अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो 65 मार्क्स का होगा, और जो है एक जो है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी, जिसको आप पेडागोजी बोलते हैं, एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है, रचनात्मकता, क्रियात्मक प्रश्न जो है, अर्थात जो यूं कहूंगा कि जो आप जैसे आप पीटीटी देते हैं और उसमें आपको एक जो है वो सिचुएशन दे दी जाती है कि ऐसे में आप क्या करोगे, वो 10 मार्क्स का है। और 5 मार्क्स का जो है वो NEP, जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, उससे लेकर 2020 वहां से आपको 5 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये जो सेक्शन है आपका, ये पार्ट 4 जो है वो 80 नंबर का है, और 1 से 4 तक जो है ये पार्ट 5 तो 80 मार्क्स का है, 1 से 4 तक का जो है ये आपके 40 नंबर का यहां पर रहने वाला है। पार्ट 5 जो है 6 जो है, इसमें मैं आपको बता चुका हूं 3 लैंग्वेज है। देखिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग, ये आपको ध्यान रखना है, इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हर एक भाषा में आपको अलग अलग 4 नंबर आपको लाने हैं कुल मिलाकर के। मान लीजिएगा कि आप हिंदी वाले साथी हैं, हिंदी वालों के लिए तो क्योंकि ये 20 नंबर का, क्योंकि इसमें एक आप अंग्रेजी रखिएगा या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, और यहां पर 20 नंबर तो आपको वही व्याकरण के ही तो होंगे,
उसमें थोड़ा सा सेकंड लैंग्वेज में आपको पद्यांश, गद्यांश, भाव, सौंदर्य, पल्लवन, इस प्रकार की चीजें थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी। तो 40% मार्क्स इन एच लैंग्वेज पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट इवेल्युएटेड इन द ही सी फेल्स टू अटेंड। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया है तो ये वाला जो पार्ट 5 तक की जो चीजें हैं उसमें आपने 100% मार्क्स भी यदि प्राप्त किए हैं तो आपके कोई काम का नहीं है। तो ये जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है। चलिएगा, अब दूसरा जो है वो 1st to 5th जो है विल बी कॉमन। ये 1st से 4th तक तो आपका कॉमन है और 5वां पार्ट जो है इस परीक्षा कार्यक्रम का वो आपका संबंधित सब्जेक्ट का होगा। स्पेसिफिक जो भी आपका पार्ट जो आप लेना चाहते हैं, विलेज पर ऑप्शन जो है आपने सब्जेक्ट जो भी भरा है। फिर उसमें ये जो है लैंग्वेजेज है, देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, लेकिन इसमें आप वापस जो है बंगाल का यदि बंगाली आप जानते हैं तो वो ले सकते हैं, यदि डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती, हिंदी, ये सारा का सारा जो है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची में है वो सारी की सारी इसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि टीजीटी जो है इस ये जो पोस्ट दी है उसमें एज लिमिट के बारे में लिख रहे हैं कि नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, अर्थात 35 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट जो है कॉमन है। नीचे क्या लिख दिया गया है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। भारत की केंद्र सरकार के जो रूल है, और वो आप जानते हैं SC में 5 वर्ष की है, OBC में 3 वर्ष की है, कोई भी महिला है उसको 10 वर्ष की है, और फिर जो है संबंधित कैटेगरी जो भी है जो है दिव्यांग इत्यादि जो कैटेगरी होती है उसमें अलग अलग आपको छूट मिलती है। तो यहां पर जो है ये बहुत अच्छा है। अब यहां पर जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं साथियों, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, आवश्यक योग्यता आपको क्या चाहिए, तो ये आपको उसमें भी मैंने बताया था पीजीटी वाले में 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री। आजकल जो है बीए के साथ में बीएड वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, बीएससी के साथ में बीएड और बीकॉम के साथ में बीएड जो कार्यक्रम चल रहा है, यदि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप एनरोल्ड हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, आपको अलग से बीएड की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लिखा है कि रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैचलर डिग्री जो है वो इसमें लिखा हुआ है, बीएड और ऑनर्स भी आप जो है हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सब्जेक्ट संबंधित सब्जेक्ट जो है आपके 3 ईयर जो है 3 ईयर डिग्री कोर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 साल आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर इसके अंदर देखिएगा तो यूं कहूंगा कि एक तो आपकी इसमें जो है बीए या बीएससी या जो भी आपके स्ट्रीम, यदि आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, या आप अदर्स किसी भी जो इसमें है, यदि इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और साथ में जो है आपकी बीएड होनी चाहिए। यहां एक बैरियर तो यह है कि यहां 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, पहली चीज। दूसरी बात जो है ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल टीजीटीज, जो टीजीटी की जो पोस्ट है उसमें पास्ट इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम CTET कहते हैं। जैसा कि पीजीटी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन यहां पर CTET जो है वो आवश्यक है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी जिनके पास CTET नहीं है, अब मैं इसको सुनिश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन हां पिछली बार जैसा हुआ था संबंधित राज्यों की, जैसे अपने यहां पर जो है वो कोई भी, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की संबंधित जो टेट होती है, या MP में है, या यूपी टेट जो है, या जो बिहार वाली जो है, उसमें जो भी, ये हिंदी भाषी राज्य है इसलिए इनका नाम ले रहा हूं, बाकी तो सर्वत्र जो है आप लोग हिंदी भाषी जो भी राज्य है खैर, तो उसमें जो भी टेट वाला जो स्टेट लेवल की है उसको पिछली बार जो है मान्यता दे दी थी। तो ये आगे की बात है फ्यूचर की, अब इसमें क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट जो है ये CTET जो है ये आपके पास होनी चाहिए, ये अभी तक ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है वो ये मैं आपको बता चुका हूं, एज रिलैक्सेशन वाला है। यदि शेड्यूल कास्ट हैं 5 ईयर हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं जिसमें 3 ईयर की है, ये सब जो है ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसमें जो है परमानेंट एम्प्लॉय है EMRS में तो 55 साल तक दे सकते हैं, खैर इतना देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो साथियों ये कुछ सामान्य जानकारियां जो थी वो एक फॉर्म भरने के लिए आपकी अपेक्षाएं जो थी उसके बारे में मैंने बात करी। आइएगा
मैं आपको लिए चलता हूं इसमें। अब बात करेंगे टीजीटी हिंदी का जो कोर्स है वो क्या है। देखिए पहली बात तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखना है, 65 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आपका होने वाला है। बाकी आपका टीचर एप्टीट्यूड जो है, पेडागोजी वाला पार्ट है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, और साथ में आईसीटी, ये 10-10 मार्क्स के सारे 4 पार्ट हैं जिसको हमने बात करके आए। जो 6th पार्ट है उसमें 3 लैंग्वेज है, और तीनों लैंग्वेज में आपको ईच लैंग्वेज में 40% मार्क्स कंपलसरी है। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यदि संस्कृत वाले साथी हैं तो संस्कृत का अलग सिलेबस है, हिंदी वालों का अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं संस्कृत वालों के लिए भी बना दूंगा। तो यहां पर ये देखिएगा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने शुरुआत जो है वो गद्य साहित्य से करी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 6 to 9th की जो बुक्स है ये NCERT, इन्हीं को बेस होकर के ये एग्जामिनेशन जो है वो प्रवृत्त होते हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अच्छा लेवल इनका होता है। यूनिक सिलेबस में कुछ लिखा है और आपको वहां जब जाओ तब आपको परीक्षा में कुछ भी देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल संतुलित प्रश्न पत्र आने वाला है। तो मैं आपको कहूंगा कि NCERT 6 to 9th वाले जो भी कवि हैं, जिनका जो काव्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, गद्य साहित्य है, चाहे वो नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कोई भी, चाहे गद्य की जो विधा है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। मैया पाठशाला पर इसका संपूर्ण कोर्स मैं आज से उपलब्ध करा रहा हूं, और ये जो जो विधाएं हैं उसके अनुसार आपको सारी सामग्री जो है वो एकत्र मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैया पाठशाला ऐप जो है उस पर ये जो है चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो पहली चीज तो ये है कि NCERT 6 to 9th, आप थोड़ा आगे बढ़े तो 10 तक जो है वो देख सकते हैं। मान लीजिएगा सूरदास का काव्य है, वो तो खैर गद्य में नहीं आते हैं, सूरदास, मीरा और रैदास और कबीर, तुलसीदास, ये सब ये गद्य साहित्य तो हमारा आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है, भारतेंदु काल से, तब से सबसे आता है विशेष करके। बाकी छुटपुट बीज तो आरंभ में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएं, ये गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है इसको देखिएगा। जैसे उपन्यास पर आधारित प्रश्न, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो उपन्यास जो है उसकी विकास यात्रा, भाई प्रेमचंद के आधार पर हम उसके युग का विभाजन करते हैं उपन्यास का। मुख्य मुख्य जो उपन्यासकार हैं उनके कौन कौन से उपन्यास हैं उनको आपको पढ़ना है। अब यहां पर कहानी पर आधारित प्रश्न है, जो है कहानी की विकास यात्रा संपूर्ण आप देखेंगे, कहानी क्या है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, ये सारी इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी होती है। विशेष करके फिर से कहूंगा, इसका जो डिफिकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन विशेष करके इनके आधार पर प्रश्न जो है वो इससे आगे वाले लेवल पर पूछने की संभावना सेकंड ग्रेड में नहीं बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न है, निबंध पर आधारित प्रश्न होंगे, यात्रा वृत्तांत है उस पर आधारित। यात्रा वृत्तांत जो है आप 2 घंटे में पूरे हिंदी साहित्य कर सकते हो। निबंध जो है वो थोड़े जरूर जो है वो ज्यादा है, विशेष करके हम देखते हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में निबंधों की भरमार है। संस्मरण, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, ये विधा भी आधुनिक काल की विधा है जिसमें आपको मुख्य मुख्य जो संस्मरण है, मान लीजिएगा कि महादेव वर्मा आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, तो उसके जो संस्मरण है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साहित्य में मैंने जो साहित्य पढ़ाया है वो आप लोग जानते होंगे कि इस साहित्य को मैंने ऐसे विभाजन किया। मान लीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है मान लीजिएगा, तो बालकृष्ण भट्ट का जो गद्य साहित्य है और जो पद्य साहित्य मैंने एक साथ पढ़ा रखा है, गद्य और पद्य साहित्य जो है वो एक साथ पढ़ा रखा है। तो इसको आप इस आधार पर, अब यदि बालकृष्ण भट्ट यदि इधर आ रहा है आपके 6 to 9th में, तो ये जो पढ़ा रखा है मैंने उसको आप आधार बना करके करोगे तो इसके बाहर प्रश्न आने की कोई संभावनाएं बनती नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना। आप निबंध साहित्य की दृष्टि से जब आप इस व्यक्ति को देखोगे तो जब वहां पर बालकृष्ण भट्ट पढ़ाया गया है तभी वहां उनके संपूर्ण निबंधों की चर्चा भी बहुत विस्तार से की गई, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चलेगा, अब यहां पर आत्मकथा जो है, जीवनी आधारित प्रश्न जो है और रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न, कुल मिलाकर के उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये साहित्यिक विधाएं होती, गद्य साहित्यिक विधाएं होती है। उसका क्रम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम संस्मरण किसे कहते हैं। मान लीजिएगा कि आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि संस्मरण और जीवनी में क्या अंतर है, तो जीवनी और संस्मरण और आत्मकथा, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, संस्मरण और जीवनी में क्या अंतर है। तो संस्मरण जो है वो संस्मरण, अर्थात हमारे जीवन के साथ जो रहा है
कोई भी व्यक्ति जो जीवन में जिससे हम प्रभावित हुए हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे पशु पक्षी में हो, या प्रकृति के रूप में भी हो सकता है, किसी भी जो है चेतन अचेतन घटना को लेकर के हम उसका एक संस्मरण लिख सकते हैं। जीवनी जो है किसी अन्य की लिखी जा सकती है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा जो है, आत्मकथा अर्थात स्वयं की कथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो ये जो है इस प्रकार से, जैसे राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत जो है बड़े महत्वपूर्ण है, ये आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे। काव्य भाग जो है अर्थात बाकी जो चीजें हैं उसमें देखिएगा हिंदी काव्य का विकास, आदिकाल से हम इसका विकास मानते हैं, तो आदिकालीन काव्य पर प्रश्न। अब ये एक जो लाइन लिखी गई है ना, इसमें ये जितनी लाइन छोटी होती है इतनी खोटी हम कहते हैं इसको हमारी भाषा में। तो ये आदिकालीन जो साहित्य है, अब आदिकालीन साहित्य में जो पांचों भाग हैं, मान लीजिएगा कि आपको जो है अपभ्रंश साहित्य से शुरुआत की आपने, अपभ्रंश है, सिद्ध है, नाथ है, जैन है, रासो है, लौकिक काव्य है जिसमें ढोला, मारूरा, दुहा, वर्ण, रत्नाकर और विद्यापति, अमीर खुसरो इत्यादि लोग आते हैं। तो ये संपूर्ण चीजें आपको एक सरसरी जानकारी इनकी होनी चाहिए। भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य जो है और सगुण काव्य लिख दिया। अब यहां पर फिर से सूफी काव्य लिखने की तो आवश्यकता वैसे थी नहीं, सगुण और निर्गुण में भी जो है चार धाराएं जब आ गई है पहले से, संत मार्गी, प्रेम मार्गी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। आप जानते हैं कबीर, जायसी, तुलसी और सूर, ये जो चार स्तंभ है इनको विशेष करके आपको पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं 6th से 9th तक की जो बुक्स में विशेष करके जो पार्ट जो मान लीजिएगा कि जो भी राइटर आपके वहां पर लेखक जो दिया हुआ है उसको आपको आधार बनाना है इन परीक्षा में। और बाकी आप इसको अलग से इस रूप में मत पढ़िएगा कि ये कोई अलग चीज है जिसको हमें अलग रूप में पढ़ना पड़ेगा। जो आप साहित्य पढ़ रहे हैं उसी में ये समाहित है, बस साहित्य का ड्राफ्टिंग जो है उसका थोड़ा तरीका जो है वो थोड़ा जो है डिफरेंट है। रीतिकालीन काव्य प्रश्न अब यहां पर लिख दिया है, तो रीतिबद्ध, मुक्त और सिद्ध ये संपूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी प्रवृत्तियों पर प्रश्न आने की संभावनाएं कम है क्योंकि कहीं पर मुझे यहां पर प्रवृत्तियां नहीं दिखाई दे रही है। आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, अब ये बाकी जो कुछ रहा था वो यहां पर आ गया है। आधुनिक कालीन में फिर आपको सारा सब कुछ आ गया, नई कविता, समकालीन कविता, जो साठोत्री कविता के साथ जो आंदोलन हुए थे, जो 21-22 जो आंदोलन है, काव्यात्मक आंदोलन, जिसमें जो है अकविता आंदोलन, नवगीत आंदोलन, युयुत्सावादी कविता और ये सारे के सारे, निर्दिशामयी कविता, ये जो आंदोलन है ये आधुनिक काव्य से प्रश्न होगा। इसका जो है परिप्रेक्ष्य आपको लिखा है कि आपकी आउटलाइन आपको दे दी है, इसकी देने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो कहूंगी यहां पर लिख देते आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इतना ही जरूरी था। बाकी भारतेंदु दे दिया, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, जब शब्द दे दिया तो अलग से इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, चलेगा, ये एक बात हो गई। हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण जो है वो आपसे पूछी जाएगी, ये आपको हर एग्जाम में देखिएगा। अब हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि हिंदी माध्यम से, तो वैसे भी भाषा जो है उसको यदि आप सीख लेते हैं, व्याकरण को आप सीख लेते हैं, तो आपका जीवन सरल हो जाता है। मैं आपको कहूंगा क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है व्याकरणम मुखम स्मृतम, कि व्याकरण जो है वो जो मुख है, और इसलिए ये ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा का विकास जो है, आप जानते हैं आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिकालीन जो 3 भाग जो हैं, ये संपूर्ण कोर्स मैंने करा रखा है मैया पाठशाला पर। और वहां पर जो है यदि आप लेने में सक्षम नहीं है तो मैं कहूंगा कि YouTube चैनल पर इसमें से जो है कम से कम 40-50% टॉपिक आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जो अपना चैनल जो है उस पर ये सारी सामग्री आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगी, चाहे वो अभ्यास करा रहा हूं, चाहे प्रश्नों का, चाहे वो जो है कोई विधा की हम बात कर रहे हैं, चाहे टॉपिक की बात कर रहे हैं, व्याकरण तो संपूर्ण वहां से आप पढ़ सकते हैं। उपभाषाएं कौन कौन सी है, इसकी बोलियां कौन कौन सी है, ये जो आपको सेकंड ग्रेड में भी ये पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी पढ़ना है, मानक हिंदी के विषय में। देवनागरी में विकास, देवनागरी में विकास मतलब देवनागरी का विकास जो हुआ है, कौन कौन सी समितियां बनी और कब कब किस व्यक्ति ने इसका पक्ष लिया कि देवनागरी लिपि होनी चाहिए। ये बड़ा जो है गड़बड़ घोटाला जो है हमारे शुरू से ही चल रहा है, तो उसको लेकर के जो चीजें हुई है, देवनागरी के संवर्धन में कौन कौन से काम हुए, ये सारी चीजें आपको करनी है। देवनागरी लिपि और उसका विकास, फिर वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी और संधि हो गई, शब्द विचार में शब्द रचना, ये सब आ गए हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द इत्यादि, विकारी शब्द इसमें 4 आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, ये जो है अविकारी सारा दे दिया है। एक विकारी छोटा सा लग रहा है लेकिन इसमें आपको संज्ञा भी पढ़नी है,
इसमें आपको सर्वनाम भी पढ़ना है आपको, और ये पढ़ने का है मतलब ये बार बार कह रहा हूं कि जो है ये सब चीजें आप हर एक एग्जाम में पढ़ रहे हैं। यदि आप हिंदी के अध्येता या अध्येत्री हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहूंगा कि विद्यार्थी के लिए, मैं जानता हूं वो जीवन में जी करके आया हूं, 1500 रुपए देना, ये फॉर्म वाली फीस जो है ना वो थोड़ी सी यदि कम होती तो हर एक विद्यार्थी को मैं तो कहूंगा भरना ही चाहिए फॉर्म। और 600 पोस्ट कम नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एक सब्जेक्ट में यदि आपको 600 पद मिल रहे हैं तो ये बहुत होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और इसलिए इसकी तैयारी करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। चलेगा, वाक्य रचना हो गई, रचना और अर्थ के आधार पर इसके वाक्य के जो 8 भेद होते हैं वो सब देखना है, और रचना जो है सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं वो सब देखना है। पद परिचय ये छोटा सी बात है, लेकिन संपूर्ण चीजें अर्थात व्याकरण पूरी है इसमें। फिर इसमें देखो, हाँ अच्छा, इसमें अलंकार दे दिए हैं आपको। अब ये अलंकार लिख दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलंकार में आपको एक शोध पत्र लिखना है और पूरी पीएचडी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य जानकारी देखिएगा, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, ये इस प्रकार के जो व्यतिरेक अलंकार है, सामान्य जो अलंकार है, मैं फिर से कहूंगा जो एक सेकंड ग्रेड के टीचर से अपेक्षा जिसमें रखी जाती है। शब्द शक्तियां जो है, ये टॉपिक जो है यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो मैंने जो है यूट्यूब पर डाल रखा है। ये वाला जो आप जो भाग है इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पर जो है पर्यायवाची शब्दों के नाम से एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें सब कुछ मैंने बता रखा है। 4 घंटे का ये वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। कोई भी परीक्षा में जाइएगा आपको एक दृष्टि मिल जाएगी और आप प्रश्न गलत नहीं करोगे, ये कहूंगा। तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर भी एक तरह से व्याकरण तो संपूर्ण करा रखी है। मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश, आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, रीट की भी करेंगे तब भी काम आएगा। संविधान में हिंदी की जो है स्थिति को लेकर के बात है, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, और कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये जो पाठ्यक्रम जो है इसमें आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो कुछ आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी में एक तरह से अंतर्भूत है, उसी में समाहित है, उसी में अंतर्निहित है। तो मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों 600 पद हैं और संस्कृत के भी 300 पद हैं। इन दोनों लैंग्वेज में मैं डील करता हूं, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हो, और यूट्यूब के माध्यम से इसको आप जो है काफ़ी, मैंने आपको कहा कि आपको सहायता मिल सकती है। जो साथी मैया पाठशाला ऐप पर कोर्स लेने में सक्षम नहीं है वो वहाँ से भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी जो पोस्ट है उसमें ये मत सोचिएगा। देखिएगा, एक कॉमन सोच मनुष्यों की होती है। हर व्यक्ति को लगता है कि पूरा भारत आ रहा है, लेकिन भारत में जब आप हिंदी राज्य देखते हो तो वो आप जानते हैं कि उनकी संख्या जो है बहुत कम है, और हिंदी के प्रति झुकाव और बहुत सारी और भी समस्याएं हो सकती है कि भाई जो है वो हम आवासीय विद्यालय में जाएं कि नहीं जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि एक हर एक व्यक्ति जो इस प्रकार से सोच रहा है तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ करके इस परीक्षा में आपको सम्मिलित होना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ये संपूर्ण जो कोर्स है ये मैं करा चुका हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।